Hello everyone, welcome to this session. Here we are discussing about sequencing model in scheduling of production in production planning and control. The scheduling is the major concern in production planning and control. For efficient schedule, main point is determination of an order for processing various job on the machine certain period called total elapsed time. तो इसको हम लोग प्रत्येक वर्ड को आगे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखेंगे. Thus, sequencing problem arise when we are concerned with situation where there is a choice as to the order in which a number of tasks can be performed. In such a situation, the effectiveness is the function of the order or sequence in which the tasks are performed. The general sequencing problem can be stated as follows. There are n jobs, मतलब n jobs है, each of which must be proceed through each of the m machine. n job को m machine में हम लोग को proceed करना है, one at a time. एक मशीन में एक जॉब को करना है. The order of processing of each job through each one of the machine technological sequence is given and also the time taken to process each job on each of the machine is known. मतलब जो टाइम टेक मतलब जो जॉब को प्रोसेस करने में एक मशीन पर जो लगेगा वो नोन में रहा है. द प्रॉब्लम इज टू डिटरमाइन द ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑफ एन जॉब सो दैट द टोटल इलेप्स टाइम विल बी मिनिमम. इसको भी हम लोग सब एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे. द जनरल सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम is to determine the optimal sequence from among NIM मतलब n जॉब को m मशीन पर करना है, possible sequence that minimize the total elapsed time. अब assumption for sequencing model. There are some assumption made to solve the sequencing problem. कुछ assumption sequencing model को के लिए हम लोग करते हैं. No machine can process more than one job at a time. मतलब एक मशीन में एक ही जॉब होगा. द प्रोसेसिंग टाइम ऑन वेरियस मशीन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग टाइम जो है प्रत्येक मशीन पर जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा प्रोसेसिंग करने के लिए, मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहेगा. जो प्रोसेसिंग टाइम जो लगेगा प्रत्येक जॉब के लिए वो मेरा इंडिपेंडेंट है. ईच जॉब वंस स्टार्टेड ऑन वन मशीन इज कंटिन्यू टिल कंप्लीटेशन ऑन इट. एक मशीन पर जो जॉब स्टार्ट होगा मशीनिंग वो तब तक खत्म नहीं होगा जब वो कंप्लीट जब तक होगा जब तक वो चलता रहेगा. ऐसा नहीं कि आधा में ही उसको निकाल देना, खत्म कर देना. ए मशीन कैन नॉट प्रोसेस मोर देन वन जॉब एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. प्रत्येक मशीन एक ही जॉब को कंटिन्यू करेगा, मतलब एक बार में एक जॉब. द टाइम टेकन इन मूविंग ए जॉब फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन इज नेग्लिजिबल और स्मॉल. मतलब एक मशीन है एक दूसरा मशीन है, तो एक मशीन में एक जॉब स्टार्ट हुआ तो इसका दूसरा जो एक्टिविटी होगा दूसरा मशीन पर, तो एक मशीन से दूसरा मशीन में जाने में जो टाइम लगेगा वो यहाँ पर कंसीडर करते हैं, कुछ टाइम नहीं लगेगा, नेग्लिजिबल है. मतलब इसका मतलब मशीन इसका विसिनिटी में होगा, अगल बगल में होगा. ए जॉब वुड स्टार्ट ऑन ए मशीन एज सून एज द जॉब एंड द मशीन ऑन व्हिच इट इज टू प्रोसीड आर बोथ फ्री. मतलब ए जॉब वुड स्टार्ट ऑन ए मशीन एज सून एज दैट as the job and the machine on which it is to proceed are both free. अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू जितना डिस्कस किए हैं उसको देखते हैं. तो एक जॉब है, दो जॉब है L1 एंड L2. ये अब इसमें एक जॉब यहाँ पर है जिसमें ऐसा कंसिडर करते हैं ये ब्लॉक है. इस ब्लॉक में इसका कुछ साइज है 1 मीटर इंटू हाफ मीटर. अब इस जॉब में दो ऑपरेशन करना है, एक मिलिंग करना है, मटेरियल रिमूव करना है, फिनिशिंग करना है, ग्राइंडिंग करना है. ठीक है. ये दूसरा जो जॉब है ये भी कुछ एज्यूम करते हैं एक ब्लॉक. इसका भी कुछ साइज है 2 मीटर इंटू हाफ मीटर. अब इस
जॉब में, इस ब्लॉक में दो ऑपरेशन करना है। एक मिलिंग से मटेरियल हमको रिमूव करना है, मिलिंग मशीन में क्या होता है, मटेरियल रिमूव होता है। ग्राइंडिंग हमको करना है, ग्राइंडिंग में फिनिशिंग होता है। इसमें भी मटेरियल रिमूव होगा लेकिन फिनिशिंग के तौर पर होगा, सरफेस फिनिश होता है ग्राइंडिंग में। तो दो जॉब है, दोनों में मिलिंग एंड ग्राइंडिंग करना। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। टाइम इन आवर्स, एक चार्ट बनाते हैं। ये मशीन है, ये M1 मशीन है, M2 मशीन है। हम लोग एजम्पशन किए थे कि एक बार में एक मशीन में एक ही काम स्टार्ट होगा। तो M1 मशीन में अब हम लोग यहाँ से चौदह 16 18 ये टाइम लग रहा है, कंप्लीटेशन मशीनिंग का टाइम ये वाला इधर, और ये इधर मशीन दिया हुआ है, इधर मशीन है। मशीन L1 जॉब में दो मशीनिंग करना है, एक मिलिंग एंड ग्राइंडिंग, और ये मिलिंग मशीन है और ये ग्राइंडिंग मशीन है। तो हम L1 जॉब को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 4 घंटा लगता है मिलिंग करने में। L1 जॉब को स्टार्ट किए, ये 4 घंटा है, 4 आवर्स लगा। एक मशीनिंग इसका L1 का खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। अब दूसरा जॉब 8 आवर्स लगता है, दूसरा मशीनिंग करने में 8 आवर्स लगता है ग्राइंडिंग। जैसे ये एक एक्टिविटी इसका खत्म हुआ मिलिंग, अब दूसरा एक्टिविटी 8 आवर्स लगेगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 4 6 8 मतलब यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ये J1 एक्टिविटी मेरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर एक चीज गौर करने वाला चीज है कि एक एक्टिविटी यहाँ पर खत्म हुआ एक मशीन पर, तो दूसरा मेरा जो जॉब है वो वेट कर रहा है। जैसे ही मेरा पहला जॉब खत्म हुआ, पहला जॉब का पहला एक्टिविटी खत्म हुआ मिलिंग, दूसरा जॉब का मिलिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा इस पॉइंट पर, मतलब 4 घंटा के बाद। तो इसका 5 आवर्स लगेगा, नहीं 2 4 5 5 मतलब ये बीच में होगा, 8 to 10 मतलब ये 2 आवर्स हो गया, 4 से 6 2 घंटा। ये हम 2 घंटा का एक 2 आवर्स का एक ये बनाए हैं, गैप बनाए हैं। तो यहाँ पर 4 में पहला जॉब का मिलिंग करने में 4 घंटा लगा। अब दूसरा जॉब का मिलिंग यहाँ से स्टार्ट होगा इस पॉइंट से, और दूसरा जॉब का जो मिलिंग करने में 5 घंटा लग रहा है। तो 2 4 1 5 इस पॉइंट पर मेरा खत्म होगा। अब दूसरा एक्टिविटी का कुछ हम लोग डॉटेड में दिखाते हैं। यहाँ तक मेरा हुआ, ये मेरा दूसरा जॉब, दूसरा ब्लॉक का हम लोग मिलिंग यहाँ तक किए। अब J2 जॉब का हमको अब ग्राइंडिंग करना है। अब क्या है कि यहाँ पर ग्राइंडिंग मेरा पहला ही जॉब का चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पहला ही जॉब का यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो पीरियड रहेगा इसमें J2 जॉब क्या है, आइडल हो जाएगा, आइडल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मेरा J2 जॉब का मैंने जो J2 ब्लॉक है, मतलब L2 ब्लॉक है, चलिए यहाँ पर J1 ही कर देते हैं। J2 ब्लॉक जो है इसका मशीनिंग मिलिंग यहाँ पर खत्म हो गया। यदि यहाँ पर अब क्या है कि हमको इसका M2 में भेजना था, ग्राइंडिंग करना था, लेकिन यहाँ पर तो ग्राइंडिंग मेरा पहला जॉब का ही हो रहा है, यहाँ पर पहला जॉब का ग्राइंडिंग खत्म हो रहा है। अब यहाँ से मेरा ग्राइंडिंग स्टार्ट होगा, 6 घंटा लग रहा है, 2 4 6 यहाँ पर अब खत्म होगा, ठीक है। तो ये मेरा J2 जॉब का आइडल टाइम हो गया, यहाँ से यहाँ। अब कितना आइडल टाइम हो जाएगा, 2 घंटा,
2 आवर्स J2 जॉब को ग्राइंडिंग करवाने के लिए यहाँ पर आइडल रहना पड़ेगा। मतलब J2 जॉब का जो मिलिंग जो है यहाँ से यहाँ तक खत्म हो गया। अब ग्राइंडिंग करने के लिए, ग्राइंडिंग तभी होगा जब मेरा इस मशीन में तो एक पहला एक्टिविटी तो चल ही रहा है, यहाँ से यहाँ तक ग्राइंडिंग, यहाँ से यहाँ तक ग्राइंडिंग तो मेरा चल रहा है। अब ग्राइंडिंग पहला जॉब का खत्म होगा, उसके बाद ही दूसरा जॉब का यहाँ पर इस मिलिंग मशीन में स्टार्ट होगा, क्योंकि एजम्पशन क्या था कि एक जॉब खत्म होगा तभी दूसरा जॉब स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये मेरा आइडल हो गया। तो यहाँ पर हम लोग सीक्वेंस क्या लिए, J1 से J2, तो इसको प्रोसेस करने में कितना टाइम लगा, टोटल 18 आवर्स। अब दूसरा क्या हो सकता है, ये मेरा टाइम है, समझने वाला चीज है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, इधर मशीन मेरा है, मशीन है, 2 मशीन है, M1 एंड M2। अब 2 जॉब को करना है, एक ब्लॉक J1 है, दूसरा ब्लॉक J2 है। अब J1 ब्लॉक में मिलिंग करना है और ग्राइंडिंग करना है, J2 ब्लॉक में भी मिलिंग करना है एंड ग्राइंडिंग करना है। अब हम लोग एक सीक्वेंस J1 J2 के लिए पहले J1 स्टार्ट किए थे, अब हम लोग पहले J2 की स्टार्ट करते हैं। अब सीक्वेंस J2 एंड J1 को करते हैं, पहले J2 को लेते हैं, मतलब J2 जॉब को हम प्रोसेस करना यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो J2 का जो टाइम है मिलिंग करने में 5 घंटा लगता है। ठीक है, तो 2 4 5 मतलब ये बीच J2 को 5 आवर्स लगता है। J2 को हम लोग डॉटेड से इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ तक, अब J2 का मिलिंग मेरा खत्म हुआ, कंप्लीट हो गया। अब इसका ग्राइंडिंग स्टार्ट होगा। ग्राइंडिंग करने में कितना टाइम लग रहा है, 6 घंटा लग रहा है, 6 घंटा, यानी 2 4 5 और ये वाला 1 घंटा, 1 आवर से ये हो गया, 2 3 3 5 6, मतलब यहाँ तक मेरा चलेगा, यहाँ तक मेरा ये कंटिन्यू चलता रहेगा। मतलब J2 जॉब का ये मेरा मिलिंग कंप्लीट हुआ और ये ग्राइंडिंग कंप्लीट हो गया, मतलब J2 जॉब यहाँ तक फिनिश हो गया। ठीक है, मतलब टोटल 11 आवर्स में J2 जॉब कंप्लीट हो गया। अब हम J1 जॉब को स्टार्ट करते हैं, मिलिंग J1 जॉब का मिलिंग स्टार्ट करते हैं। तो J1 जॉब का मिलिंग कब स्टार्ट होगा, जब J2 जॉब यहाँ पर फिनिश हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम J1 को एक मशीन पर, इस मिलिंग मशीन पर पहले J2 हम मिलिंग कर रहे हैं, मिलिंग मेरा J2 का यहाँ पर खत्म हुआ, अब यहाँ पर J1 का स्टार्ट होगा। मिलिंग 4 आवर्स लगता है, 4 आवर्स मतलब 1 आवर्स 3 आवर्स, मतलब यहाँ पर खत्म होगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर खत्म हो रहा है। अब इस पॉइंट पर मेरा मिलिंग खत्म हुआ। मिलिंग के बाद J1 का हमको ग्राइंडिंग करना है। अब यदि यहाँ पर यदि इस पॉइंट पर क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मेरा ग्राइंडिंग चल रहा है, यहाँ से ग्राइंडिंग स्टार्ट हुआ, यहाँ तक चल रहा है, J2 का ही चल रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, आइडल हो जाएगा, यानी 1 आवर्स प्लस 1 आवर्स, 2 आवर्स J1 मेरा आइडल रहेगा। ठीक है, J1 मेरा आइडल रहेगा। अब यहाँ से इस पॉइंट पर अब हम मेरा ग्राइंडिंग स्टार्ट होगा। ग्राइंडिंग करने में J1 को कितना टाइम लग रहा है, 8 आवर्स, यानी 2 4 6 एक 7 यहाँ पर बीच में और 1 आवर यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर जाकर मेरा खत्म होगा, ऐसा होगा। ठीक है, यानी टोटल टाइम कितना लगा, ये 18 प्लस 1 आवर्स 19 आवर्स, और इसमें कितना लग रहा था, 18 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम J2 और J1 सीक्वेंस को फॉलो किए तो जॉब कंप्लीटेशन टाइम कितना लगा, 19 आवर्स। तो यहाँ पर सीक्वेंसिंग मॉडल में मेरे को यही फाइंड आउट करना है कि 2 मशीन दिया हुआ है और 2 जॉब है, और यही दोनों जॉब पर हमको कंप्लीट करना है। तो इस सीक्वेंस करना है, अरेंज करना है कि किस जॉब को पहले करना है, किस जॉब को बाद में करना है। ठीक है, यदि हम J1 को पहले स्टार्ट किए, J2 को बाद में किए, और ये इस तरह का सीक्वेंस को हम लोग फॉलो किए, तो कितना 18 आवर्स में खत्म हो रहा है।
यदि J2 को हम लोग किए और J1 को किए तो ये कितना आवर्स में खत्म हो रहा है, 19 आवर्स में खत्म हो रहा है। यानी मेरा जो सही जो जॉब सीक्वेंस रहेगा ऑप्टिमल वाला, ये J1 एंड J2 रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड कम लग रहा है। तो इलेप्स टाइम यहाँ पर जो कंप्लीटेशन टाइम, जो परफेक्ट जो टाइम है वो इलेप्स टाइम यहाँ पर कहला रहा है। एक अलग टर्म दिया हुआ है इलेप्स्ड, ELAPSD, इलेप्स टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट करेक्ट सीक्वेंस कितना हुआ, J1 एंड J2, ठीक है। पहले J1 को स्टार्ट किए, उसके बाद J2 की स्टार्ट किए, पहले J1 जॉब की स्टार्ट किए, उसके बाद J2 को, इसको फिर कंप्लीटेशन जॉब कंप्लीटेशन टाइम कितना हुआ, कंप्लीटेशन टाइम इक्वल टू 18 आवर्स, 18 आवर्स हुआ। तो यहाँ पर एक गैंट गैंट नाम के साइंटिस्ट है, वो अपना थ्योरी दिए, गैंट चार्ट फॉर सॉल्विंग सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी जो हम लोग जो चार्ट को डिस्कशन कर रहे थे, वो गैंट एक साइंटिस्ट है, वो चार्ट जो है गैंट साइंटिस्ट ही मतलब सुझाव किए थे, वो चार्ट को बनाए थे, तो आप इस तरह का फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। तो सेम चीज को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो गैंट चार्ट फॉर सॉल्विंग फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम, सपोज दैट देयर आर टू जॉब्स J1 and J2 which are to be proceed on two machine M1 and M2 in order M1 M2, ठीक है। तो जो जॉब है J1 J2 और दो मशीन है M1 M2, प्रोसेसिंग टाइम्स आर गिवन एज फॉलोज। तो दो जॉब है J1 J2 और दो मशीन है, J1 जॉब का मिलिंग यदि M1 मशीनिंग करने में 4 आवर्स लग रहा है, और M2 मशीन पर मशीनिंग करने में 10 आवर्स लग रहा है, J2 को 8 आवर्स लग रहा है एंड 7 आवर्स लग रहा है। जो अभी डिस्कस किए सेम चीज यहाँ पर है। डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग, फॉर प्रोसेसिंग दी टू जॉब्स टू ऑर्डर्स आर पॉसिबल, J1 J2 J2 J1, ठीक है। तो ये दो जॉब को कंप्लीट करने के लिए दो मशीनिंग पर जो ऑर्डर होगा मेरा प्रोसेसिंग करने का, J1 J2 होगा, J2 J1 होगा, ठीक है। और J1 जॉब को जो हम लोग स्ट्रेट लाइन से यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है J1 जॉब का मशीनिंग का है, और J2 जॉब का मशीनिंग को हम लोग डॉटेड लाइन से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन में मशीन को हम लोग शो कर रहे हैं, और इधर हॉरिजॉन्टल लाइन में एक्स एक्सिस में मशीनिंग कंप्लीटेशन को इंडिकेट कर रहे हैं हावर्स में। तो यहाँ पर J1 जॉब को पहले हम लोग स्टार्ट किए, J1 जॉब को कंप्लीट करने में 4 आवर्स लग रहा है, तो ये 4 आवर्स का है, ठीक है, 4 आवर्स का है। तो J1 जॉब मेरा कंप्लीट हुआ। J1 जॉब कंप्लीट होते ही मशीन M1 पर J2 जॉब स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर J2 जॉब स्टार्ट हो गया, 8 आवर्स लग रहा है J2 को मशीनिंग करने के लिए, मिलिंग M1 मशीनिंग पर। तो यहाँ से 2 4 6 8 आवर्स लग रहा है, यानी 2 2 4 6 8, ठीक है। तो ये वाला ऐसा है। तो यहाँ पर 2 आवर्स जो है ये आइडल हो जा रहा है, 2 आवर्स आइडल रह जा रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पर मेरा मशीनिंग खत्म हो रहा है। लेकिन दूसरा मशीनिंग J2, ये J2 जॉब है, यहाँ तो मेरा ग्राइंडिंग, दूसरा मशीन जो M2 है ग्राइंडिंग चल ही रहा है इससे इस पॉइंट पर। तो J2 जॉब का ग्राइंडिंग कब स्टार्ट होगा, जब J1 जॉब का ग्राइंडिंग खत्म होगा। अब यहाँ से मेरा J2 जॉब का ग्राइंडिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर J1 J2 चार्ट बनाए, J1 J2 सीक्वेंस को जब फॉलो किए तो टोटल टाइम कितना लगा, 21 आवर्स लगा, 20 प्लस 1 आवर्स 21 आवर्स लगा। अब एक सीक्वेंस क्या होता है, J2 J1 J2 J1। अब J2 को करने में कितना टाइम लग रहा है, मिलिंग M1 मशीन में 8 आवर्स लग रहा है, यानी इस पॉइंट तक ये 8 आवर्स तक मेरा होते रहेगा। उसके बाद फिर हम M1 मशीनिंग पर J1 को स्टार्ट करेंगे, तो J1 को 4 आवर्स लग रहा है, ठीक है।
8 hours and 4 hours. 4 hours मतलब 2 + 4 मतलब यहाँ पर होगा मेरा, इस पॉइंट पर ही मेरा खत्म हो जाएगा। यानी अब J2 हो गया, J2 हो गया। J2 का M2 मशीनिंग में कितना टाइम लगा? 7 आवर्स लगा। तो इस पॉइंट से 7 आवर्स, यानी 2 आवर्स, 2 to 4 6, ये 7 हो गया। यहाँ तक मेरा M2 मशीनिंग चलते रहेगा। फिनिश यहाँ से यहाँ तक मेरा J2 का M2 पर मशीनिंग चलते रहेगा। अब J1 का M2 मशीनिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा। अब J1 का 10 आवर्स लगा M2 में, ठीक है। तो 1 आवर्स ये हो गया, यहाँ से लेकर 1 आवर्स प्लस 2 आवर्स, 3 5 7 9 + 10। अब इस यहाँ तक कंप्लीट होगा, हमने 25 आवर्स तक, ठीक है। तो यदि हम लोग J2 J1 को फॉलो किए तो 25 आवर्स लग रहा है, और J1 J2 को फॉलो किए 21 आवर्स लग रहा है। तो मेरा ऑप्टिमल क्या हो जाएगा? ये टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा, यानी टोटल जॉब को कंप्लीट करने में 21 आवर्स लग रहा है, ठीक है। तो नाउ इट इज क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू जॉब सीक्वेंस J2 J1 द टू जॉब्स कैन बी कंप्लीटेड इन 25 डेज। मतलब इस सीक्वेंस को यदि फॉलो किए J2 J1 को, ठीक है। तो ये जो चार्ट बना इसको हम लोग गैंट चार्ट बोलते हैं। ये गैंट नाम के एक साइंटिस्ट है, वो सब ये सब सारा सुझाव दिए कि हम सीक्वेंस को यदि फॉलो करेंगे अलग अलग सीक्वेंस को, तो ऑप्टिमल टाइम वाला सीक्वेंस मेरा मिल जाएगा, ठीक है। तो नाउ इट इज क्लियर द जॉब सीक्वेंस J1 J2 इज ऑप्टिमल सिंस द टोटल elapsed टाइम इज 21 आवर्स। तो हमको कौन सा सीक्वेंस को फॉलो करना है इसमें? J1 J2 को। यदि J1 J2 को फॉलो किए तो 21 आवर्स में ही मेरा दोनों का मशीनिंग कंप्लीट हो जा रहा है। दोनों जॉब का मशीनिंग M1 एंड M2 मशीन पर कंप्लीट हो जा रहा है। यदि हम लोग J2 J1 सीक्वेंस को फॉलो किए तो दोनों जॉब J1 और J2 जॉब का मशीनिंग M1 मशीन एंड M2 मशीन पर 25 आवर 25 आवर्स में मेरा कंप्लीट हो रहा है। तो मेरा ऑप्टिमल कौन सा हुआ? 21 आवर्स। तो इस तरह जो हम लोग ये सब जो डिफाइन किए थे, शेड्यूलिंग इज द मेजर कंसर्न इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल फॉर efficient schedule main point is determination of an order for processing various job on the machine certain period called total elapsed time, ठीक है। तो क्या है? फॉर इफिशियंट शेड्यूल, तो हम लोग शेड्यूल बनाए कि कौन सा जॉब को पहले करना है। J1 और J2 J1 ये सब एनालिसिस किए। फॉर इफिशियंट शेड्यूल मेन पॉइंट इज डिटरमिनेशन ऑफ एन ऑर्डर। तो ऑर्डर को हम लोग को डिटरमाइन करना है, ठीक है। Thus, sequencing problem arise when we are concerned with situation where there is a choice as to order। तो यहाँ पर हम लोग का चॉइस है, मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि J1 को करना है कि J2 को करना है। वो हम लोग, मेरे पास चॉइस है, J1 को भी पहले कर सकते हैं और J2 को पहले कर सकते हैं। तो फिर सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम मेरा आएगा। और यदि मेरे को फिर पहले से फिक्स रहेगा कि मेरे को ही ऑर्डर को कुछ ऐसा मशीनिंग करना है, जैसे ये ब्लॉक है, ठीक है। अब इस ब्लॉक में 2 ब्लॉक है, पहले से फिक्स किया हुआ है कि J1 को पहले करना है, उसके बाद J2 को करना है। तो इसमें सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, ठीक है। पार्टिकुलर कुछ रीजन से मेरा ये किया हुआ है कि J1 को पहले करना है, J2 को बाद में करना है, तो सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम कहाँ पर आएगा कि जहाँ पर ये फिक्स नहीं है, जहाँ पर चॉइस। दस सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम अराइज व्हेन वी आर कंसर्न विद अ सिचुएशन वेयर देयर इज चॉइस एज टू ऑर्डर इन व्हिच ए नंबर ऑफ टास्क कैन बी परफॉर्म। मेरे पास चॉइस है कि पहले कोई भी एक्टिविटी को कर सकते, पहले किसी भी जॉब को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम आएगा। In such situation, the effectiveness is the function of the order or sequence in which the tasks are performed, ठीक है। तो पहले हम लोग एग्जाम्पल को देखें, उसके बाद ये सारा वर्ड जो है उससे कनेक्टेड है, जो एग्जाम्पल में हम लोग देखे। जनरल सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम कैन बी स्टेट एज ए फॉलोज। तो अभी जो सीक्वेंसिंग
प्रोडक्शन शेड्यूलिंग को हम लोग जो देखे उसमें क्या था, देयर आर n जॉब्स, यदि मेरे पास n जॉब्स है, ठीक है, मतलब n ब्लॉक है और n ब्लॉक को बनाना है, उसमें 2 मशीनिंग करना है, मिलिंग करना है, ग्राइंडिंग करना है, ठीक है, उसके लिए मेरे पास 2 मशीन है। कुछ ऐसा एजम्पशन करते हैं, यहाँ पर तो n दिया हुआ है और m मशीन दिया हुआ है, ठीक है, तो दे आर n जॉब्स ईच ऑफ व्हिच मस्ट बी प्रोसीड थ्रू ईच ऑफ द m मशीन, ठीक है, n जॉब है और m मशीन पर हमको उसको मशीनिंग करना है, वन एट ए टाइम, एक मशीन पर एक ही जॉब को करना है। द ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ ईच जॉब थ्रू ईच वन ऑफ द मशीन इज गिवन एंड आल्सो द टाइम टेकन टू प्रोसेस ईच जॉब ऑन ईच ऑफ द मशीन इज नोन, ठीक है, तो प्रत्येक जॉब का जो प्रत्येक मशीन पर जो टाइम लगेगा वो भी नोन है। द प्रॉब्लम इज टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ n जॉब सो दैट द टोटल elapsed टाइम मतलब टोटल कंप्लीटेशन टाइम विल बी मिनिमम, ठीक है, n जॉब को m मशीन पर कंप्लीट करना है, उसके लिए प्रॉपर जो सीक्वेंस हम लोग जो निकालते हैं, जो निकाले और ऐसा निकालना है, ऐसा हम लोग को इस ऑर्डर को मतलब सीक्वेंस करना है ताकि जो टोटल कंप्लीटेशन टाइम, टोटल इलेप्स टाइम मतलब इलेप्स टाइम टोटल कंप्लीटेशन टाइम वो मेरा मिनिमम हो, ऑप्टिमल हो। द जनरल सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम इज टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल सीक्वेंस, ठीक है, फ्रॉम अराइजिंग n जॉब का m मशीनिंग में पॉसिबल सीक्वेंस दैट मिनिमाइज टोटल इलेप्स टाइम, ठीक है। अब इजेप्शन जो हम लोग जो किए थे, अब फिर से एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तभी क्योंकि ये सारा एजम्पशन जो है जो अभी हम लोग डिस्कस किए उससे रिलेटेड है, तो एक बार सही से समझ जाएंगे हम लोग। नो मशीन कैन प्रोसेस मोर देन वन जॉब एट ए टाइम, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि एक मशीन में ये जो चार्ट मेरा जो था M1 मशीन है और ये M2 मशीन है, तो M1 मशीन में हम लोग एक ही जॉब को स्टार्ट कर रहे थे और एक जॉब खत्म हो रहा था तभी मेरा दूसरा जॉब इसमें स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, ऐसा नहीं कि M1 मशीन में एक जॉब स्टार्ट कर दिया फिर दूसरा जॉब भी स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं था, एक जॉब मेरा कंप्लीट हुआ J1 उसके बाद ही J2 स्टार्ट होता था, या तो J2 कब कंप्लीट होता था जॉब उसके बाद J1 स्टार्ट होता था। तो नो मशीन कैन प्रोसेस मोर देन वन जॉब एट ए टाइम, ये एजम्पशन करना है, तभी ये सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम को हम लोग थॉट करना है। यदि ये सब एजम्पशन नहीं है तो सीक्वेंसिंग मॉडल अप्लाई नहीं होगा। सीक्वेंसिंग मॉडल कहाँ पर अप्लाई होगा, जब ये सब एजम्पशन मेरा उस पर इम्प्लीमेंट होगा। द प्रोसेसिंग टाइम ऑन वेरियस मशीन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम्स ऑन वेरियस मशीन इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेसिंग, तो प्रोसेसिंग टाइम जो है प्रत्येक मशीन पर प्रत्येक जॉब का वो इंडिपेंडेंट है। ईच मतलब पहले वो इंडिपेंडेंट कहने का मतलब क्या है कि एम मशीन पर जो जॉब का मशीनिंग हो रहा है, एम वन मशीन पर जो मशीनिंग हो रहा है वो इंडिपेंडेंट है, जो है वो लगना है, वो लगना है कंप्लीट होने के लिए। ईच जॉब वंस स्टार्टेड ऑन वन मशीन इज कंटिन्यू टिल कंप्लीटेशन ऑन इट, तो यहाँ पर क्या था, ये M1 मशीन है, ये M2 मशीन है, एक जॉब हम लोग J1 कंप्लीट किए, ये तब तक मेरा चलते रहेगा, कंटिन्यू रहेगा जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा। एक मशीनिंग मतलब M1 मशीन है, मतलब ये मिलिंग मशीन है, ठीक है, तो इसका जितना मिलिंग करना है, ये J1 जॉब, तो ये J1 जॉब है, ब्लॉक है, इसका मिलिंग जो करना है, जो जितना टाइम लगना है वो लगेगा, उसके बाद ही दूसरा जॉब मेरा स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि आधा कंप्लीट हुआ इसको निकाल लिए, ऐसा नहीं करना। ए मशीन कैन नॉट प्रोसेस मोर देन वन जॉब एट ए गिवन टाइम पॉइंट ऑफ टाइम, तो एक मशीन जो है एक एक टाइम में एक ही जॉब कंप्लीट करेगा। द टाइम टेकिंग इन मूविंग ए जॉब फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन इज नेग्लिजिबल अमाउंट, तो यहाँ पर क्या था कि ए एक मशीन है, ए दूसरा मशीन है, तो एक जॉब मेरा J1 कंप्लीट हुआ, अब दूसरा जॉब पर जाने के लिए एज्यूम करते हैं M2 ग्राइंडिंग मशीन है, तो J1 जॉब दूसरा मशीन पर जाएगा, तो एक मशीन से M1 मशीन से M2 मशीन पर जाने के लिए टाइम हम नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा एजम्पशन करते हैं कि कुछ टाइम नहीं लग रहा है, मतलब पहला मशीन पर J1 का मिलिंग खत्म हुआ, पहला एक्टिविटी खत्म हुआ, फिर दूसरा मशीन पर जाएगा, तो पहला मशीन से दूसरा मशीन पर जाने के लिए जो टाइम लगेगा यहाँ पर जीरो मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। इसका मतलब दोनों मशीन मेरा आसपास में होगा, ठीक है, एक मिलिंग मशीन यहाँ पर है तो दूसरा ग्राइंडिंग मशीन यहाँ पर है, ऐसा नहीं कि मिलिंग मशीन यहाँ पर है तो दूसरा ग्राइंडिंग मशीन 200 मीटर दूर है, तो टाइम लग जाएगा यहाँ पर एक मशीन से दूसरा मशीन पर जाने के लिए, ठीक है। तो ए जॉब वुड स्टार्ट ऑन ए मशीन
as soon as the job and a machine on which it is to be proceed are both free। तो इस तरह हम लोग सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम को सीक्वेंसिंग मॉडल इन शेड्यूलिंग ऑफ प्रोडक्शन, इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में हम लोग डिस्कस किए, और ये गैंट चार्ट को भी हम लोग डिस्कस किए। गैंट चार्ट क्या चीज दे रहा है यहाँ पर, फॉर सॉल्विंग सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, कौन सा सीक्वेंस पहले फॉलो होगा और वेट फॉर ऑप्टिमल टाइम, मतलब कौन सा सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए, J1 J2 या J2 J1। एक गैंट नाम साइंटिस्ट दिए थे, ये चार्ट बनाए थे और इस प्रॉब्लम को सोल्व किए थे, इसलिए गैंट चार्ट फॉर सॉल्विंग सीक्वेंसिंग मॉडल यहाँ पर करा। थैंक यू।